Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the India Yearbook 2019 series lesson 4, and in this lesson we'll be covering the government schemes part 1. Okay, और मेजर जल्दी जल्दी जो स्कीम्स हैं मेजर मिनिस्ट्रीज की उनको कवर किया जाएगा. सो फर्स्टली आई एम टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एंड वन मोर थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज कि हम इंडिया 2019 कौन सी कवर कर रहे हैं. वी आर कवरिंग बोथ, दोनों को मर्ज करके बनाई जा रही है बिकॉज बोथ आर फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज. दैट इज इंडिया 2019 फ्रॉम पब्लिकेशंस डिवीजन, जो आपको लेफ्ट साइड में पिक दिख रही होगी, और राइट साइड पे जो राजीव महर्षि, दैट इज द वन बाय कैग ऑफ इंडिया. ठीक है, तो दोनों को कवर करके कंबाइन करके बनाए जा रहे हैं वीडियोस फॉर योर 360 डिग्री कवरेज. और इसके अलावा जिन्होंने पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं. इन लेसन 1 वी डेल्ट विथ इंडियन ज्योग्राफी बेसिक. सेकेंड लेसन में हमने इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक कवर किया था, एवरीथिंग एंशिएंट मेडिएवल टू मॉडर्न. और फिर पार्ट जो लेसन 3 था उसमें हमने इंडियन पॉलिटी को कवर किया था. अब जो स्कीम्स हैं, और ये वो स्कीम्स यहाँ पे कवर की जा रही हैं जो अभी कुछ टाइम से अभी चल रही हैं. ओके, द करंट वंस, और जो कुछ पिछले सालों से 5 6 7 8 सालों से चल रही हैं उन मेजर स्कीम्स को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो दिस इज पार्ट 1 बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. और स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्कीम्स शुरू करने से पहले देख लेते हैं. आप हमेशा सुनते हो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती हैं वो दे आर फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये ज़्यादातर जो होती है वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स को परटेन करती है. सेंट्रल सब्जेक्ट्स जैसे कि भारत नेट, उज्ज्वला, मतलब ये जो स्कीम्स हैं ये सेंट्रल सब्जेक्ट पे बेस्ड है. ओके, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन हो गया तो उस पे बेस्ड स्कॉलरशिप्स की जितनी स्कीम्स होती हैं दे आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. ओके, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उनको ले डाउन तो सेंटर करता है, लेकिन उसमें स्टेट का भी शेयर होता है. इसकी वजह से स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है टू द फंडिंग. एंड नॉर्मली द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दे आर इन स्टेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो जो शॉर्ट वाला है सेंट्रल सेक्टर, याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लंबा जाएगा वो स्टेट का है. ठीक है, उसमें स्टेट सब्जेक्ट्स हैं. और जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, फिर जो स्कीम्स एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड होती हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आती हैं. अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो है शेयरिंग पैटर्न वो वेरी करता है, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद में एक शेयर पर्टिकुलर फिक्स किया गया था ज़्यादातर स्कीम्स के लिए, सेंटर और स्टेट का. तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो शेयर रहता है वो 60:40 का रहता है, वेयर 60 इज़ फॉर द स्टेट एंड 40 जो शेयर है वो 60 सेंटर का और 40 स्टेट का रहता है. और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे शेयर रहता है 90:10 का. ठीक है, और हिली स्टेट्स इसमें केवल 3 ही होती हैं, तो याद रखना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड यूके फॉर उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे जो शेयर रहता है वो 100% होता है. नाउ वन क्वेश्चन ओवर हियर फॉर यू, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन. ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्कीम्स के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की. अब ये मिनिस्ट्री जो है सेपरेटली एग्जिस्ट करना शुरू की इन 2006, एंड देर आर वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू द विमेन एंड चिल्ड्रन. तो एक बार एक्ट भी देख लेते हैं, स्कीम तो हम देखेंगे, एक्ट भी देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं. सो द स्कीम्स आर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन 1986, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट 1961, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, Prohibition of Child Marriage Act 2006, National Commission for Women Act 1919, again this is important. फिर Commission for Protection of Child Rights Act 2005 important. Juvenile Justice Act 2000 का है और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे. Then there is POCSO Act, इसके बारे में भी हम देखेंगे, for protection of children from sexual offences, and the POCSO rules of 2012. So ये जो अभी रिसेंट वाले एक्ट है ना, नेशनल कमीशन एक्ट हो गए, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को हो गया. देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2012, दिस ऑल्सो वील सी फर्दर. ओके,
सो लेट्स मूव अहेड। तो पहली स्कीम जो है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस मिनिस्ट्री का, इट इज़ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसको हालांकि हमने पीआईबी में भी कवर किया था रिसेंटली, एंड इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा था उसको एड्रेस करना, ओके, एंड अदर रिलेटेड इश्यूज ऑफ डिसएम्पावरमेंट ऑफ विमेन। मेन आपको याद रखना है कि डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करना। तो सी एस आर होता क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स अगेंस्ट 1000 बॉयज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है, और नंबर ऑफ गर्ल्स अगेंस्ट 1000 बॉयज़। अब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो आया था, इट वाज 918, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इन 1960s इट वाज 957 समथिंग, तो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है और इसका रीज़न माना जाता है बिकॉज ऑफ द लो स्टेटस ऑफ विमेन, डिस्क्रिमिनेशन बोथ प्री एंड पोस्ट बर्थ एंड इन एडल्टहुड, ठीक है। हम प्री के हिसाब से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो मेजर पॉइंट्स ले रहे हैं। तो जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन प्री बर्थ कैसे, वही सेक्स डिटर्मिनेशन, और फिर उसको टर्मिनेट कर देना ऑन फाइंडिंग दैट इट्स अ गर्ल, एंड देन पोस्ट बर्थ, ओके, और मतलब वही जो इन्फेंटिसाइड भी होता है, एंड इन एडल्टहुड बाय डिनाइंग देम रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ओके। अब मेन एक और की पॉइंट इसमें याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये ट्राई मिनिस्टीरियल एफर्ट है। ट्राई मिनिस्टीरियल मतलब 3 मिनिस्ट्रीज का एफर्ट है, विच आर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मोस्ट प्रोबेबली दिस मिनिस्ट्री विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और फोकस क्या है, अवेयरनेस जनरेट करना, एडवोकेसी कैंपेन करना, देन मल्टी सेक्टोरल एक्शन इन 161 डिस्ट्रिक्ट्स, लो ऑन सीएसआर। तो खासकर आप देखोगे कई स्कीम्स ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे भी 161 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर हैविंग लो सीएसआर। एंड फिर इसके अलावा द फोकस इज ऑन गर्ल्स एजुकेशन, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, वही जो बिफोर बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो उसका इन्फोर्समेंट, ये एक्ट आया है उसके लिए, तो उसका इन्फोर्समेंट करना, ओके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखें तो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन एंड उसको प्रिवेंट करना, सर्वाइवल और प्रोटेक्शन करना गर्ल चाइल्ड का, उनकी एजुकेशन और अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो अब ये देखो कि ये वाले मतलब मिनिस्ट्री वाइज इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप देखो बर्थ और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये सब हो गए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के पास में। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास में क्या आएगा, जो मतलब वही स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो जाए, तो स्कूल्स को गर्ल फ्रेंडली बनाना, गर्ल्स का स्कूल में एनरोलमेंट करना, फिर सेकेंडरी स्कूल में उनको उनका रिटेंशन, यानी कि वो स्कूल से बाहर मतलब ड्रॉप आउट ना करें, और फिर फंक्शनल टॉयलेट्स यानी सेपरेट टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए खासकर बनवाना, ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या रोल है, अवेयरनेस जनरेशन, स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग एंड रिवॉर्ड्स टू इंस्टीट्यूशंस, ओके। और इसके अलावा सेक्स रेशियो एट बर्थ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आना इन शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में सीएसआर यानी पूरा चाइल्ड सेक्स रेशियो में डेवलपमेंट लेकर आना, ओके। तो शॉर्ट टर्म देखो, सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी जस्ट बॉर्न जो है वहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज़ का जो रेशियो रहता है, दैट इज सेक्स रेशियो एट बर्थ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये एक सेविंग स्कीम है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही आती है, एंड इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अलग से उनका बैंक अकाउंट रहता है गर्ल चाइल्ड का, मतलब बेटी के लिए खासकर, जहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियंस जो होते हैं दे सेव द मनी फॉर देयर डॉटर्स सच दैट नो विड्रॉल्स आर परमिटेड, जब तक कि वो लड़की, वो उनकी बेटी जब तक 18 साल की ना हो जाए तब तक वो विड्रॉ नहीं कर सकते इस अकाउंट में से। याद रखना, सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही आता है, ओके। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई है, 8 to 9% विथ नो टैक्स पेमेंट्स। मतलब वही है कि वो आगे फिर फ्यूचर एजुकेशन के लिए, जो कि आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, वो मतलब अफोर्ड कर पाएँ, या फिर आगे उनकी मैरिज वगैरह के लिए, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है।
ये जो स्कीम्स आ रही हैं इनको सबको ध्यान में रखना है, इसलिए इसको स्कीम वाइज कवर, मिनिस्ट्री वाइज कवर किया जा रहा है, ताकि हमेशा याद रहे आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। तो जो भी नया मैं नाम लूँ स्कीम का उसको रिलेट करते जाना अगेन एंड अगेन, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट MWCD, ठीक है, वही विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पैन इंडिया मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है और ये प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, हुआ द लैक्टेटिंग मदर्स दोज हु ब्रेस्ट फीड, ओके। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, वही है, देखो रेशो यहाँ पे भी 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, 100% फॉर यूनियन टेरिटरी, 60:40 फॉर अदर स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स कौन सी बताई मैंने, रिकॉल करो, अभी बताई थी, तो 3 है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और इट एनविसाजेस प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव अमाउंटिंग टू ₹5,000 डायरेक्टली टू बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इन DBT मोड। DBT इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा 5,000 रुपये का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ओके। नेक्स्ट इज पोषण अभियान, या फिर अब इसका नाम कर दिया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें कन्वर्जेंस है विद अदर प्रोग्राम्स जैसे कि PMMY, वही मातृ वंदना योजना, देन स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स। स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स की बेटर हेल्थ के लिए है। जननी सुरक्षा योजना फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, नेशनल हेल्थ मिशन, ये किस लिए है, फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। और स्वच्छ भारत मिशन फॉर ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, एंड PDS फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज फॉर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ टेक होम राशन। तो इन सब के साथ में इसका कन्वर्जेंस है, तो आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके का अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है। अम्ब्रेला प्रोग्राम उसको कहते हैं, उस ऐसी स्कीम को जिसके अंडर कई सारी स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया जाता है। तो इन सब को यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया गया है, ओके। तो इनके नाम भी याद रखना, और मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया कि कौन सी किसके लिए। जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए है, सेग इज फॉर हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। बाकी सब तो आती रहती हैं तो आपको ध्यान भी होंगी, ओके। अब इंडिया का ट्रिपल चैलेंज है, वो क्या है, दैट वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटेड, वेस्टेड एंड अंडरवेट चिल्ड्रन, ठीक है। एक तो स्टंटेड बहुत ज़्यादा है, यानी कि लो हाइट टू एज रेशियो, यानी उनकी एज के हिसाब से हाइट कम रह जाए, दैट इज स्टंटिंग। फिर वेस्टेड यानी लो वेट टू हाई रेशियो, यानी उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट ना हो, तो दैट इज वेस्टिंग। एंड अंडरवेट चिल्ड्रन तो समझते हो कि वही कि मतलब एज के हिसाब से वेट वगैरह कम रह जाए, ओके। तो इसी वजह से ये पोषण और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाया गया था। पोषण का फुल फॉर्म भी बताया, PM's ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, PM's ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। और इसमें खास जो एम्फेसिस दिया जाता है वो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड के दिया जाता है, फर्स्ट 1000 डेज, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, 9 महीने प्रेगनेंसी के, देन 6 मंथ्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देन 6 महीने से लेके 2 साल तक इंटरवेंशंस टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये पूरा टाइम पीरियड इसमें कवर किया जाएगा, और इससे हेल्प मिलेगी टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और इसके अलावा अटेंशन 3 से 6 साल के बच्चों के ऊपर भी दिया जाएगा थ्रू आंगनवाड़ी सर्विसेज, ओके। और इसके थ्रू, पोषण अभियान के थ्रू, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग अ रिडक्शन ऑफ 2%, जो 3 चैलेंजेस बताए उन सब में हर साल 2-2% का रिडक्शन होना चाहिए, दैट इज इन स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट। और इसके अलावा 3% हर साल अनीमिया भी रिड्यूस होना चाहिए अमंग यंग चिल्ड्रन, विमेन एंड अडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। याद रखना, अनीमिया को 3% हर साल, और स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ रेट को 2% हर साल रिड्यूस करना है अंडर पोषण स्कीम और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, कंफ्यूज मत होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है।
नाउ वन स्टॉप सेंटर्स, जिनको पॉपुलरली सखी भी कहा जाता है, इनको 2015 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी विमेन होती हैं जो कि वायलेंस सफ़र करती हैं और फिर उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? बिकॉज दे हैव डिफ़िकल्टीज इन रजिस्टरिंग एफआईआर। तो एफआईआर नहीं उनको रजिस्टर करने आता है, वो चुप रह जाती, सोशल स्टिग्मास के कारण लॉयर्स से एंगेज नहीं कर पाती हैं, और कई बार उनके मेडिकल एविडेंसेस भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो उनको ऐसे असिस्ट करने के लिए ऐसी विमेन को वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे उनको, याद रखना, हर तरीके का उनको सपोर्ट मिलता है, मेडिकल, पुलिस, लीगल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग असिस्टेंस, और इसके अलावा उनको टेम्पररी स्टे भी दिया जाता है। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं वो केवल डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करने के लिए हैं, तो आप मतलब ऐसे वो कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ पे हर तरीके का आपको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पहला सेंटर था, इट वाज इनॉग्रेटेड एट रायपुर इन छत्तीसगढ़ इन 2015, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। और जो मैनेजमेंट कमेटी है जो कि इसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, मैनेजमेंट कमेटी रहती है इसमें, इट इज़ हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, सो इफ़ यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मे गॉड ब्लेस यू, कि आप बन जाए, आप में से कई सारे लोग, और इनफैक्ट सभी बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप बन जाते हैं तो आपको भी ऐसी कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हेड करना पड़ेगा, और वन स्टॉप सेंटर्स का डे टू डे ऑपरेशन आप ही के पास में आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन। तो विमेन हेल्पलाइन का एक यूनिफॉर्म नंबर बनाया गया था 181, और ये 2015 से ऑपरेशनल है, और ये काय के लिए है? फॉर 24 आवर इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देखो कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। 2015 से है, नंबर क्या है याद रखना, 181 है, और 24 आवर इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए है टू विमेन। अब पैनिक बटन्स भी उसी तरीके से मोबाइल में बनाए गए हैं, तो फिजिकल पैनिक बटन इंस्टॉलेशन के लिए कहा गया था मोबाइल्स पे, ताकि विमेन को इमरजेंसी रिस्पॉन्स मिल सके, और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो दूसरे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी कई सारे चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो उनके MWCD की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नोटिफाई किया था पैनिक बटन एंड GPS, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन मोबाइल फोन हैंडसेट रूल्स 2016, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया है, जो बेसिक कीपैड वाले जो फ़ोन्स रहते हैं वहाँ पे उसमें न्यूमरिक की 5 और 9 को कॉन्फ़िगर कर दिया गया है एज अ पैनिक बटन, और उसी तरीके से जो नए स्मार्टफोन्स आएंगे उसमें ऑन ऑफ बटन में ऐसा कॉन्फ़िगर किया है कि बाय प्रेसिंग, शॉर्ट प्रेसिंग 3 टाइम्स ऑफ द ऑन ऑफ बटन आपका पैनिक बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ सेटअप की गई है, दैट इज़ द इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ERSS। ये अब ये किसके कोलैबोरेशन में किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, MHA के साथ किया गया है, एंड इट इज़ अंडर निर्भया फंड, ठीक है। तो निर्भया केस हुआ था, आपको पता हो, नहीं पता हो तो यू कैन रीड अबाउट इट, और उसी के बाद में ये ERSS भी सेटअप किया गया है, जिसमें सारे इमरजेंसी नंबर्स को इंटीग्रेट किया गया है टू 112। अब ये जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, इसमें मतलब 181 को भी और दूसरे कई सारे इमरजेंसी नंबर्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि ताकि कोई भी मतलब वही पैनिक वाली कंडीशन आए तो आपके पास में एक ही नंबर है, इफ़ यू डोंट नो हुम टू कॉल, कि मतलब आप मतलब आगे जाके तो हर चीज़ के लिए, अगर आग लग गई है, अगर कोई दूसरी इमरजेंसी है, कोई किसी की डेथ हो गई या कुछ, मतलब कोई भी, जैसे वही है कि US में जैसे 911 चलता है, उसी तरीके से 112 फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, रिमेंबर इट। ओके, ना महिला पुलिस वॉलेंटियर्स, तो ये किस लिए हैं? टू रिपोर्ट अथॉरिटीज़ और पुलिस अबाउट विमेन, अबाउट वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो विमेन के अगेंस्ट कोई भी अगर वायलेंस होता है तो अथॉरिटीज़ और पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए रहते हैं महिला पुलिस वॉलेंटियर्स। और हरियाणा जो है वो पहला स्टेट है जिसने ऑपरेशनलाइज किया था MPV स्कीम को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हरियाणा ने किया था इसको ऑपरेशनलाइज। ओके,
जबकि वहाँ पे माना जाता है कि मतलब विमेन की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, वो बहुत लो है। ओके, एंड इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय MWCD एंड हरियाणा गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ पे हुआ था? वहाँ पे करनाल और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पुलिस फोर्स, तो MWCD और MHA अगेन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये साथ में काम कर रहे हैं टू इंक्रीज ओवरऑल पुलिस रिस्पॉन्सिवनेस टू जेंडर सेंसिटिव केसेस। यानी अगर कोई भी मतलब वही विमेन के ऊपर अत्याचार वाले ऐसे कोई भी केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में पुलिस की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाई जाए और जेंडर सेंसिटिविटी को भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा सारे स्टेट्स को इन्होंने एडवाइजरी दी है कि पुलिस फोर्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया जाए टू 33%, और कई सारे स्टेट्स में ये हो भी गया है। ओके, देन इंक्लूजन ऑफ एसिड अटैक एज डिसेबिलिटी, तो ये भी याद रखना है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये जो एक्ट था, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का था। इसमें MWCD के रिक्वेस्ट पे एसिड अटैक को जो है डिसेबिलिटी की तरह माना गया है और इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, नाउ जेंडर बजटिंग इनिशिएटिव्स। जेंडर बजटिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये काय के लिए होती है? टू अचीव जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सो एज टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच विमेन। यानी जितने मतलब मेन को मिलते हैं बेनिफिट्स, उतने विमेन को भी पहुंचे, इस वजह से जेंडर बजटिंग की जाती है। तो ये क्या होता है? बजट से आपको लगेगा केवल अकाउंटिंग होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग भी होती है। और हर स्टेप पे जो है मतलब जो एक बजट का हर स्टेप रहता है, जैसे बजट को प्लान करना, फिर एलोकेट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके रिजल्ट्स देखना, उसको रिव्यू करना और फिर उसकी ऑडिटिंग। तो हर स्टेप पे जेंडर पर्सपेक्टिव रखा जाए, और इसकी वजह से सारी मिनिस्ट्रीज में मैंडेटरी किया गया था कि जेंडर बजट सेल्स बनाए जाए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मैंडेटरी बनाया था इन 2007। और याद रखना अगेन कि इसकी जो नोडल एजेंसी है जेंडर बजटिंग की, वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ओके, जेंडर बजटिंग याद रहेगा, रिलेटेड टू बजट समझ में आ रहा है तो फाइनेंस ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इसमें रोल था। अब जेंडर चैम्पियंस जो है, तो चैम्पियन मतलब आप देखोगे कि ज़्यादातर हम वही जब कंपटीशन होता है उस टाइम पे बात करते हैं। अब कंपटीशन ज़्यादातर बच्चों का एजुकेशन वगैरह में होता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो जेंडर चैम्पियन है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर आ गया, तो इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ विमेन आ गई, और चैम्पियन की बात आ गई तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन में। तो इसमें क्या किया है कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए ऑन लॉज एंड लीगल राइट्स। याद रखना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। ओके, फिर और कौन से स्टेप्स लिए हैं इस मिनिस्ट्री ने? लाइक मैंडेटरी मेंशन ऑफ विडोज नेम ऑन डेथ सर्टिफिकेट्स, फिर शेल्टर होम फॉर विडोज। नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ऐसी लार्जेस्ट ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है जहाँ पे करीब 1000 विमेन की कैपेसिटी रहेगी, और इसको वृंदावन में बनाया जा रहा है, एंड इट इज़ डिजाइंड विद हेल्प ऑफ हेल्पेज इंडिया। ठीक है, शेल्टर होम फॉर विडोज कहाँ पे? वृंदावन में, हेल्पेज इंडिया के साथ में। नाउ ट्रेनिंग फॉर विमेन हेड्स ऑफ पंचायत, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड्स। ठीक है, तो हेड्स की पोस्ट पे ग्राम पंचायत में 33% का रिजर्वेशन विमेन को दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो रियल अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जो स्कीम है, इट इज़ इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और इसमें मतलब वही है कि उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में बेसिक नॉलेज देना, सोशल इश्यूज के बारे में और कैसे उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए, फिर पब्लिक फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में विमेन हेड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, देन एक्सटेंडिंग मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन, तो इसके लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 का, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये याद रखना कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस एक्ट को लेकर आई थी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मैटरनिटी लीव यानी एम्प्लॉयमेंट में जो लीव मिलती है उसकी बात की गई थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव को बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिया था फ्रॉम 12 वीक्स। पहले 12 हफ्ते की मिलती थी, अब 26 वीक्स। तो अब अभी भी मतलब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि इसको और बढ़ाया जा सके। ओके,
और ये एक्चुअली में ओरिजिनल एक्ट जो था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इट इज़ ऑफ 1961, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया है, एक तो मैटरनिटी लीव बढ़ा दी है 12 से 26 हफ्ते, और इसके अलावा अडॉप्टिंग मदर और कमिश्निंग मदर्स को भी बेनिफिट दिया है। ये कीवर्ड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अडॉप्टिंग मदर्स और कमिश्निंग मदर्स को भी बेनिफिट एक्सटेंड किए गए हैं। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेशिप फैसिलिटी, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा विमेन रहेंगी, ओके, तो ऐसी सारे ऑफिसेज और फैक्ट्री प्रेमाइसेस में वहाँ पे अंदर ही एक अलग से क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा मैंडेट किया है इसमें, ओके। क्रैश फैसिलिटी क्या होती है कि वहाँ पे मतलब जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को बीच बीच में मतलब देख पाएँ, उनकी देखभाल कर पाएँ, और साथ में उनका काम भी ना रुके, ओके। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का है, और ये वही है, समझ में ही आ गया इसमें नाम से ही कि वर्क प्लेस में उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी अश्योर की जा सके, इसलिए ये एक्ट आया था। और नेक्स्ट इज़ विलेज कन्वर्जेंस एंड फैसिलिटेशन सर्विसेज, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, एंड इट इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट। और विमेन के जो भी इश्यूज होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, उनको कम्युनिटी के थ्रू उनको एड्रेस किया जाए, ठीक है, VCFS। देन राष्ट्रीय महिला कोष, अब ये जो है एक सोसाइटी है, एंड इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, और ये अपेक्स माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, 1993 में बनी थी। इसका ऑब्जेक्टिव है जो गरीब महिलाएं होती हैं, पुअर विमेन, उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराना थ्रू इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो अलग अलग मतलब उनके एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए इसमें माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। 1993 से एग्जिस्ट कर रही है ये, एंड इट इज़ अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ओके। तो इसमें हर तरीके का मतलब पुअर विमेन को क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि उनकी मतलब दोज बिलोंगिंग टू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट, मतलब जिनका इसमें काम है, या फिर अगर कोई स्मॉल बिजनेस भी हो गया सच एज पिटी शॉप्स, तो वही कि छोटी कोई दुकान वगैरह इस तरीके से खोलिए, तो वहाँ पे भी इनको सपोर्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। ना विमेन ऑफ इंडिया एग्जीबिशन और फेस्टिवल्स, तो ये अभी मतलब जो रिसेंटली किए गए ऑर्गेनाइज, ये दिल्ली में किए गए हैं, और इनको 2014 में स्टार्ट किया था टू लिंक विमेन ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली फ्रॉम रूरल इंडिया डायरेक्टली टू द मार्केट। तो जो विमेन ऑर्गेनिक फार्मर्स और जो मतलब रूरल एरिया से आई हुई ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं इन फेस्टिवल्स के थ्रू डायरेक्टली एग्जिबिट कर सकती हैं, और उनको सेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली टू द मार्केट। तो वही ये मिडिल मैन हट जाएगा, तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ओके। फिर महिला ई हार्ट, तो ये ऑनलाइन, ई आ गया मतलब ऑनलाइन, ठीक है, तो डायरेक्टली ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है विमेन एंटरप्रेन्योर्स, SHOs और NGOs के लिए, और 2016 में वही है कि प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ओके। फिर नेशनल पॉलिसी फॉर विमेन अभी ड्राफ्ट हुई है 2016 में, अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में ही है, और इसको 15 साल बाद रिवाइज किया गया है, ताकि वही कि आगे के 15-20 सालों के लिए गवर्नमेंट अभी जो विमेन के जो करंट इश्यूज हैं और आने वाले अगर कुछ वही है कि हो सकते हैं ऐसे इश्यूज, तो उनको गवर्नमेंट एक्शन कैसे लेना है उनके लिए वो सब गाइड कर सके, ओके। फिर न्यू पासपोर्ट रूल्स आए हैं, अब यहाँ पे देखो कोऑपरेशन है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ये रूल्स आए थे 2016 में, और ये वाले एक्ट्स भी अभी देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम क्या टेंशन देते हैं नॉर्मली एग्ज़ाम जो ये UPSC आता है कि हम पिछले 1 साल का जो है वो कवर कर लें करंट अफेयर्स, बट अगर आप पिछले 1-2 साल का UPSC का पेपर यदि उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 1 ईयर, वो पिछले 2-3-4 साल पुराने भी कई सारे टॉपिक्स उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और आपको मतलब इसलिए ये वाले जो जैसे 2016 का ये देख रहे हैं रूल्स हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, इसके थोड़े से प्रोविजंस भी देख लेते हैं। अब विमेन फेवरेबल है, तो इसलिए क्या किया गया है कि अगर पासपोर्ट आपको ऑब्टेन करना है तो आपको फादर के नेम की ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली मदर के नेम के थ्रू भी उसको ऑब्टेन कर सकते हो। और इसके अलावा विमेन को भी जो है अलग से मैरिज या डाइवोर्स सर्टिफिकेट देने
की है। तो अब इससे किसको फायदा मिलेगा? टू द सिंगल एंड डिवोर्स्ड मदर्स और उनके बच्चों को भी, ठीक है, भले वो अडॉप्टेड क्यों ना हो। तो सिंगल मदर्स हैं, अडॉप्ट किया हुआ है या क्या, तो ऐसे केस में भी उनको पासपोर्ट इजीली उनका बन जाएगा, ठीक है। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये रूल्स लाए हैं। फाइन। अब चिल्ड्रन बेस्ड, अभी हमने काफ़ी विमेन बेस्ड देख लिया, अब चिल्ड्रन बेस्ड इश्यूज और उनसे रिलेटेड स्कीम्स और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। तो पहला है मिसिंग, ट्रैफिक्ड और रनअवे चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें है खोया पाया पोर्टल, और ये सिटीज़न बेस्ड पोर्टल है, तो इसमें डायरेक्टली सिटीजन्स ही इसमें जानकारी दे सकते हैं। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो मिसिंग और साइटेड चिल्ड्रन को, और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे पहुँची है, और इसमें मैच करने का भी प्रोविज़न है। जो मिसिंग बच्चों की लिस्ट है और जो साइटेड बच्चों की लिस्ट है उनको मैच किया जा सकता है। ओके। देन एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड लाइन, तो अभी हमने जैसे विमेन के लिए देखी थी 181, वैसे ही चाइल्ड लाइन भी है एक, दैट इज़ 1098, ठीक है। तो इसको अब एक्सपैंड किया जा रहा है, और ये नेशन वाइड इनिशिएटिव है ताकि बच्चों को रेस्क्यू और असिस्ट किया जा सके जो कि डिस्ट्रेस कंडीशन में है। देन पॉस्को एक्ट हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, तो उसी से रिलेटेड है पॉस्को ई बॉक्स, और ये लॉन्च हुआ था 2016 में, और ये खासकर बच्चों के लिए ही है, इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी। तो कई सारे मतलब जो केसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह के, तो वो बच्चे कई बार रिपोर्ट नहीं कर पाते, और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ये कहा गया है कि मैक्सिमम दे द जो मतलब अक्यूज रहते हैं वो ज़्यादातर उनके पहचान के होते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वही अगेन सोशल स्टिग्मा, और या फिर मतलब घर में ही अगर दबा दिया, या फिर बच्चे शेयर खुद भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये पॉस्को ई बॉक्स लॉन्च किया था 2016 में, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो सेफली और अनोनिमसली, मतलब उनको अपना नाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज़। उसके बाद में फिर मतलब वही है कि काउंसलर्स वगैरह उनसे आगे फिर कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको पूरा गाइड करते हैं कि कैसे लीगली वो बढ़ सकते हैं। तो बच्चों को पूरा गाइडेंस वहाँ पे मिल जाता है। नाउ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016, जुवेनाइल जस्टिस रूल्स और जो एक्ट है इससे रिलेटेड 2015 का, ये दोनों किस लिए हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझना कि बच्चों को रिफॉर्म किया जा सके और फिर से रीइंटीग्रेट किया जा सके इनटू द सोसाइटी, मतलब उनको एक क्रिमिनल का टैग ना दे दिया जाए, ठीक है। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए ही है जो मतलब किसी क्राइम से रिलेटेड है, बट उनको डायरेक्ट क्रिमिनल की तरह पनिशमेंट देने की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू उनको रिफॉर्म वगैरह किया जा सके, सो दैट दे कैन बी रीइंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। और इसलिए रूल्स जो हैं ये इसमें प्रिस्क्राइब किए हुए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स फॉर द पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। तो किस तरीके के रूल्स हैं, जैसे किसी भी बच्चे को लॉकअप या लॉकअप में नहीं भेजना है, उसको हैंडकफ नहीं करना है, फिर उसको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, उसके पेरेंट्स या गार्जियंस को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट द लीगल एड, फिर रिहैबिलिटेशन और रिस्टोरेशन सर्विसेज देनी चाहिए, एंड मॉनिटरिंग प्रोविजंस जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ओके, ये थे रूल्स। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2015 में, इसका जो चैप्टर 8 है इसमें प्रोविजंस हैं फॉर अडॉप्शन ऑफ OAS चिल्ड्रन, OAS यानी ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। वही ऑर्फन मतलब जो मतलब उनके मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, अबैंडन यानी उन्होंने छोड़ दिया बच्चे को, सरेंडर चिल्ड्रन वही कि आके फिर दे दिया, इस तरीके के जो भी केसेस होते हैं उनके मतलब बच्चों के अडॉप्शन के लिए, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ऑल अडॉप्शंस इन द कंट्री। अब ये देखो, अब आगे हम कारा के बारे में अभी देखेंगे, तो कारा का जो प्रोविज़न है वो आया कहाँ से, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के चैप्टर 8 में दिया हुआ है कि जितने भी अडॉप्शंस हो कंट्री में वो अडॉप्शन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जिसको सेंट्रल अडॉप्शन फ्रेम करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल अडॉप्शन इज नथिंग बट कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो वो इसी एक्ट के तहत बनाई गई है, और किसी को भी पूरे इंडिया में यदि कोई भी मतलब बच्चे को यदि अडॉप्ट करना हो पूरे इंडिया में कहीं भी, तो साथ में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और इसी से रिलेटेड है केयरिंग्स। केयरिंग्स क्या है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। तो ये अकेला ऐसा ऑफिशियल पोर्टल है कारा का फॉर लीगल अडॉप्शन प्रोसेस।
तो आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना होता है। ओके, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, और यही लीगल माना जाएगा। और अगर आप इसके थ्रू नहीं करके यदि इलीगल अडॉप्ट करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ, मतलब अनइंटेंशनली आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पार्ट बन रहे हो। ओके, सो डोंट गो फॉर इलीगल अडॉप्शंस, कारा के थ्रू ही किए जाने चाहिए। ओके, नाउ आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, और ये 1975 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे जो कि 0 से 6 ईयर्स के हैं, 0 to 6 ईयर मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जस्ट बॉर्न से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट हो, देन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, morbidity, malnutrition, school dropouts एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो ये सब, इन सबको इंटीग्रेट करके ये फिर से वही है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप की है। इसका नाम ICDS से चेंज होकर आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम किया है, और ये वैसे लॉन्च कब हुई थी, 1975 में। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। एंड इंक्रीज ओवर, मतलब इसमें ऐसा माना जाता है कि द ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा अगर अलग अलग सर्विसेज जो हैं उनको इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप किया जाए। तो बेनिफिशियरीज कौन कौन है इस स्कीम के अंडर, तो एक तो बच्चे 0 to 6 ईयर्स, देन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ओके, और इसमें जो है 6 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट इज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सेकेंड इज प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, third is nutrition and health education, fourth is immunization, fifth is health checkup and sixth is the referral services। ये 6 सर्विसेज याद रखना। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्कूल जाने से पहले, यानी वही 3 साल या उससे कम के बच्चों को उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नाउ सैग, दैट इज स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये हमने देखा भी कि ये गर्ल्स के, अडोलेसेंट गर्ल्स के हेल्थ के लिए है, और ये 2010-11 में आई थी। फिर से देखो, अभी ये 205 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, एंड इट इज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ 11 to 18 ईयर्स। एज याद रखना, सैग में गर्ल्स की एज कितनी ली गई, अडोलेसेंट गर्ल्स की 11 to 18 ईयर्स, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज़। और आंगनवाड़ी सेंटर जो होता है, इसमें फोकल पॉइंट रहता है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर फोकल पॉइंट रहता है सैग के लिए। ठीक है, और 2 मेजर कंपोनेंट्स है इसके, एक तो न्यूट्रिशन कंपोनेंट है, एक नॉन न्यूट्रिशन है। पहला देखते हैं न्यूट्रिशन कंपोनेंट। तो इसमें 11 से 14 साल की जो आउट ऑफ स्कूल अडोलेसेंट गर्ल्स हैं और 14 से 18 की सारी गर्ल्स को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आते हैं 600 कैलोरीज और 18 से 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है डेली का, उसका 1/3 पार्ट जो है वो इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में दिया जाता है, और ये डेली देना है, मतलब साल के 300 दिन दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये न्यूट्रिशन कंपोनेंट है अंडर द सैग, दैट इज स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, अब नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट कौन सा है, ये डेवलपमेंट नीड्स को एड्रेस करता है। तो 11 से 18 साल की गर्ल्स को IFA सप्लीमेंटेशन देना, हेल्थ चेकअप, उनको फिर से वही न्यूट्रिशन और हेल्थ की एजुकेशन देना, देन अर्श काउंसलिंग, अर्श इज एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, उसकी काउंसलिंग देना, ऑन फैमिली वेलफेयर। फिर इसके अलावा 16 से 18 साल की गर्ल्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि उनको वही आगे उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएँ। ठीक है, तो ये नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है। तो हमने न्यूट्रिशन और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट किस में देखे, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स सैग, और ये किसके लिए है, 11 to 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 2010-11 में। ओके, अब जंक फूड गाइडलाइंस हैं, तो ये भी इस मिनिस्ट्री ने ही दी हैं, और इसमें रूल्स में, गाइडलाइंस में क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको परमिट नहीं किया जाना चाहिए कि वो वही जंक फूड सेल करें ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग इन द विसिनिटी ऑफ 200 मीटर फ्रॉम एनी स्कूल। तो ये फैक्ट बस याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स को गाइडलाइन दी गई है कि स्कूल आवर्स में स्कूल से 200 मीटर के विसिनिटी में आप जंक फूड नहीं सेल कर सकते, और इसके अलावा स्कूल की जो
कैंटीन्स हैं वहाँ पे भी कौन से सूटेबल फूड आइटम्स हैं उसकी लिस्ट इस गाइडलाइन में दी गई है। ओके, अब फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्होंने भी कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे 4 टेस्टिंग लैब्स सेट की गई हैं, फूड टेस्टिंग लैब्स। तो वही जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन आए थे 2016 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स के लिए है, ठीक है। तो इस ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है 2016 का, इसमें फोर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड सेट किया गया है फॉर द मेजर स्टेपल फूड्स। तो याद रखना किस किस के फोर्टिफिकेशन का। अच्छा, फोर्टिफिकेशन पहली बात होता क्या है, फोर्टिफिकेशन ये होता है कि जो भी मतलब चीज़ को आप फोर्टिफाई कर रहे हो उसमें आप अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल देते हो, ठीक है, जो मतलब पहले उसमें नहीं रहते हैं या पहले से प्री एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसका कंटेंट बढ़ाने के लिए उसमें डाल देते हो, ठीक है। तो जैसे कि वही है कि डेफिशिएंसीज होती हैं खासकर गर्ल्स, विमेन और चिल्ड्रन को, आयरन की, विटामिन ए, आयोडीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो खासकर इन्हीं को ही इंजेक्ट किया जाता है इनमें। ओके, अब इन रेगुलेशन में कौन से फूड्स के लिए दिया गया था, व्हीट फ्लावर, राइस मतलब वही आटा, चावल, मिल्क, एडिबल ऑयल एंड सॉल्ट। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको फोर्टिफाई किया जाए, ताकि जो नॉर्मल इंसान भी है, जो मतलब ज़्यादा यदि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी आते हैं यदि, तो वो भी उनको भी मतलब न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ठीक है। ना नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016। तो ये नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है जो कि बेस्ड ऑन द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 की, ठीक है। इसमें 4 की प्रायोरिटी एरियाज हैं। फर्स्ट इज द सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड इज उनका, पहले तो हेल्थ आ गया, ठीक है, वही सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे पहली चीज़ हेल्थ। दूसरा एजुकेशन और डेवलपमेंट, फिर उनकी पढ़ाई। तीसरा है उनका प्रोटेक्शन। फोर्थ है फिर उनका पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। ओके, और ये प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इट सीक्स टू कन्वर्ज दी ऑनगोइंग प्रोग्राम, जितने भी बच्चों के प्रोग्राम है उनको कन्वर्ज किया जाए और फिर नए प्रोग्राम्स को प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रेटजीज से इनिशिएट किया जाए। ओके, और MWCD ने इसके अलावा #HelpMeWCD भी स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंपेन, ताकि मतलब विमेन और जो बच्चे हैं वो अपने ग्रीवेंसेस डायरेक्टली सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर सकें। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, एंड डू गिव मी द फीडबैक। आगे की मिनिस्ट्रीज़ के लिए जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, मे बी विद इन अ डे और 2 विल बी completing most of the ministries, major ministries. Okay, and it will again depend on your feedback. Okay, so that was all friends, and please enjoy the video, keep learning, keep revising, and have a nice day.